काठमांडू में हम बहुत बोर हो रहे थे, तो इसलिए अब इस बस से हम निकल रहे हैं पोखरा। रास्ते में बस वाले भैया ने 2 स्टॉपेज लिए। उनमें से एक ये स्टॉपेज मुझे बढ़िया लगा, जहाँ लगभग सभी बसें आकर रुक रही थी और इस जगह पर रेस्टोरेंट भी था, बार भी था और कॉफ़ी और आइसक्रीम पार्लर भी था। बस में हमारे साथ जो ज़्यादातर लोग थे वो विदेशी ही थे और ये जो विदेशी थे ये बहुत ही मस्त मौला टाइप के लोग थे। पोखरा पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी। ऐसे में अपने हॉस्टल की छत से इस छोटे से शहर को देखते हुए इसे समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद रात को यहाँ की सड़कों को नापते नापते ये समझ आ चुका था कि इस शहर में रंगीनियत में भी शांति थी। अलग अलग कलेवर के रेस्टोरेंट यहाँ बने हुए थे। अगर आप शांत स्वभाव के भी हो और आपको मौज मस्ती का शांत स्वरूप पसंद है तो यकीन मानिए आपको पोखरा जरूर पसंद आएगा। एक और बात थी कि इस सिटी में एडवेंचर प्रेमी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप की ट्रैकिंग और एडवेंचर गेम्स इस जगह आपको मिल जाएंगे। ट्रैकिंग करवाने के ऑपरेटर भी यहाँ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बहुत सारे डेस्क बार भी खुले हुए थे रात में इस समय, जिनमें से जो फेमस डिस्क होंगे उन्हें हम कल एक्सप्लोर करेंगे। इंडियन फूड आसानी से यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा था। इसके अलावा स्पा और मसाज सेंटर भी दिख रहे थे, जिन्हें हम 1-2 दिन में एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ के जनरल स्टोर्स में बियर और शराब भी आसानी से मिल रही थी। ये जो आप इतने सारे स्कूटर्स और 2 व्हीलर्स देख रहे हो, इनमें से ज़्यादातर उनके हैं जो यहाँ के नाइट क्लब में एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। रात भी ज़्यादा हो चुकी थी और हम भी काफ़ी आगे आ चुके थे। ऐसे में ज़्यादातर जगह सन्नाटा नज़र आ रहा था, सो हम भी वापस अपने हॉस्टल की तरफ चल दिए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हॉस्टल में ही हमने ब्रेकफास्ट लिया, जिसमें इन्होंने ब्रेड ऑमलेट और ब्लैक टी दी। हमें यह समझ आ चुका था कि पोखरा में दूर दराज के इलाकों में जाने के लिए एक स्कूटी जरूरी है, इसलिए हमने 2 दिनों के लिए इस स्कूटी को रेंट में ले लिया। स्कूटी लेकर तो हम खुले साड़ हो चुके थे, इसलिए हम निकल लिए पोखरा की पहाड़ियों को टटोलने। सारंगकोट, खूबसूरत वादियों के बाद खूबसूरत गांव। रास्ते में ये बड़ा सुंदर सीन था, जिसमें हमारे सिर के जस्ट ऊपर से रोपवे निकल रही थी। फिलहाल इस रोपवे के स्टार्टिंग पॉइंट को ढूंढने हम निकल चुके थे। रोपवे का पीछा करते करते हम उस जगह तक पहुंच चुके थे जहां से रोपवे का स्टार्टिंग पॉइंट था। इस रोपवे को अन्नपूर्णा केबल कार कहते हैं यहाँ पे, और यहाँ पास में ही और भी एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, जिसमें हाई ग्राउंड जिप लाइन भी है।
इस जगह के टॉप फ्लोर में शायद एक कैफ़े बनाया हुआ है और बगल की बिल्डिंग में केबल कार यानी कि रोपवे की टिकट्स मिलती हैं। ओके, ये जगह तो बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक लिफ्ट से जुड़ी हुई है। और भी एडवेंचर स्पोर्ट्स की जगह यहाँ बनी हुई है, जिसमें ये बच्चों के लिए साइकिल बना रखी है इन्होंने। तो कभी आप बच्चों के साथ यहाँ आओ पोखरा, तो आप यहाँ अन्नपूर्णा केबल कार के इधर आ सकते हो घूमने। यहाँ आपको बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स बच्चों के लिए मिल जाएंगे। ये आप रोपवे या केबल कार जिसे कहते हैं वो देख सकते हो। बाकी जिप लाइन का आनंद लेते हुए भी लोग दिख रहे थे हमें। एक तरह से बच्चों के लिए पूरा एक एडवेंचर क्लब बना रखा है इन्होंने। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फास्टेस्ट जिप लाइन लिखी है 260 मीटर आगे। चलिए आगे चलकर देखते हैं। ओह, लेकिन यहाँ तो रास्ता बंद है और हमारी स्कूटी आगे नहीं जा सकती। साथ ही हम यहाँ अनजान जगह स्कूटी छोड़कर आगे भी नहीं जा सकते हैं। तो अब वापसी का ही रास्ता पकड़ते हैं। पहाड़ों में स्कूटी चलाने का मज़ा ही कुछ और है, और वो भी ऐसे ऐसे पहाड़ जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, तो ऐसे में और भी मज़ा आता है। रास्ते में आबादी वाले एरिया भी आए, लेकिन वो भी नाम मात्र की ही आबादी थी, और यहाँ के घर वगैरह बहुत खूबसूरत बने हुए थे। शांत पहाड़ी जंगलों से निकलना काफ़ी अच्छा लग रहा था। बस डर ये था कि कहीं ये गाड़ी ना खराब हो जाए या इसका पेट्रोल ना ख़त्म हो जाए। रास्ते में कई सारे व्यू पॉइंट मिले, जैसे ये, जिनसे नीचे पहाड़ों और झीलों को देखना काफी अच्छा लग रहा था। थोड़ी भूख लगी थी तो हमने इनसे गोलगप्पे ले लिए। बाकी काफी मस्त गोलगप्पे और इसका पानी था। 4 खाया। इसके बाद हम चल दिए आगे की राह पर। एक बार फिर से रास्ते में हम व्यू पॉइंट को देखने रुक गए। आपको बता दें, ये नीचे जो झील है उसी के पास ही हमारा हॉस्टल है जहाँ हम रुके हैं, और व्यू पॉइंट्स को देखकर मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि अभी और कितना रास्ता वापसी का बचा है। रास्ते में एक सुंदर सी मोनेस्ट्री थी पीछे। चलिए इसको वापस चलकर देखते हैं। हाँ, शानदार मोनेस्ट्री है। पोखरा और उसके आसपास बुद्धिज्म मोनेस्ट्रीज काफ़ी दिख रही थी। अब हम पोखरा के निचले हिस्सों तक लगभग आ ही गए थे, और यहाँ से सिटी का शानदार नज़ारा दिख रहा था। इसके बाद हमारी मंजिल थी पोखरा के सबसे पुराने मंदिर को देखने की, जिसका नाम है विंध्यवासिनी मंदिर। तो हम चले उस तरफ। शायद हम थोड़ा आगे आ गए हैं और मंदिर कहीं पीछे रह गया था। चलिए पीछे चलते हैं। यहीं गाड़ी पार्क करते हैं और मंदिर को ढूंढते हैं। यहाँ कोई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी दिख रही थी। ये पूरा क्षेत्रीय मंदिर क्षेत्र है, और शायद मंदिर ऊपर पहाड़ी में बना हुआ है। शायद यही सीढ़ियां ऊपर मंदिर की ओर जाती हैं।
बाकी ये मोनेस्ट्री भी काफ़ी सुंदर बनी हुई है नीचे। फ़िलहाल अभी शाम ज़्यादा हो रही थी और ऊपर तक जाना था, इसलिए अभी मंदिर जाने को कैंसिल करते हैं। शायद यहाँ से कोई लिफ्ट भी ऊपर जाती है जो कि बुजुर्गों और बच्चों के लिए ही है। ओह, तो ये है मंदिर तक जाने का मुख्य रास्ता। अब विंध्यवासिनी मंदिर क्षेत्र से बाहर निकलते हैं। रात होते होते हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी, फिर भी बिना रुके यूं ही हम अपनी स्कूटी पोखरा शहर में घुमाते जा रहे थे। हमें पोखरा कई मायनों में काठमांडू से बेहतर लगता है। इसमें एक तो भीड़ भाड़ कम है, बाकी झील पहाड़ सब कुछ आसपास ही है। गाड़ी चलाते हुए अब हम पोखरा के मुख्य जो मेन एरिया है वहाँ तक आ चुके हैं, और जहाँ पर यहाँ की जो मुख्य झील है मीन्स लेक है वो भी है। तो चलिए थोड़ा लेक साइड घूमते हैं। अंधेरा हो चुका था और मौसम भी थोड़ा ख़राब था, बाकी हम भी थोड़ा सा लेट हो चुके थे यहाँ आने में। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन लोग अब भी लेक साइड का मज़ा ले रहे थे। कुछ लोग तो अब भी नाव में बोट में घूम रहे थे। यहाँ बोट का या कहिए नाव का फिलहाल का जो किराया है उसे आप देख सकते हो। यहाँ कोई प्रोग्राम शायद होता होगा जो फिलहाल बारिश ने खराब कर दिया था। वो झील के बीचों बीच आप एक मंदिर देख रहे हो जिसे देखने लोग स्पेशली यहाँ आते हैं और बोट या नाव से वहां तक जाते हैं। बाकी इससे पहले मौसम और भी खराब हो जाए, हम यहाँ से वापस चलते हैं। अभी हमने SBI ATM से अभी पैसे निकाले हैं, जिसमें हमें लगभग 500 का एक्स्ट्रा चार्ज पड़ चुका है।